तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 कविता नंबर 2 और कविता का नाम है आपका पतंग। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे, साथ में जीवन परिचय भी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है पहले हम जीवन परिचय करेंगे, क्योंकि जीवन परिचय पढ़ोगे तभी कुछ आइडिया लगेगा लेखक के बारे में और जो चीज़ें वो बताना चाहता है वो किससे रिलेटेड हैं। अब इसका जो जन्म है, इसके लेखक हैं आलोक धनवा। तो इनका जन्म हुआ था 1948 में। मुंगेर बिहार का एक इलाका है, तो वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जनता का आदमी, जो कि इनकी पहली कविता थी। 1972 में प्रकाशित। उनके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि और दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है। तो ये कुछ रचनाएं हैं इनकी खास, और इनको सम्मान मिले हुए हैं। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। और ये है इनकी फोटो, जो कि पुराने टाइम की है, ब्लैक एंड वाइट टाइप की। यहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है, वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। शायद कुछ लाइनें रही होंगी इनकी फेमस लाइनें। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की है। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रही हैं। मतलब बहुत फेमस हो गई थी अपने टाइम में जब इन्होंने लिखी थी स्टार्टिंग की कविता। ये बहुत ही कम लेखकों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में अगर आप कोई कविता लिख रहे हो और वो फेमस हो जाती है, और इतनी फेमस कि लोगों को जबानी याद हो जाए। वाह भाई वाह। वैसे देखो, एक चीज़ बता देता हूँ, जीवन परिचय में समझाने का कुछ खास होता नहीं है। मेन जो होगा अपना वो व्याख्या में ही होगा। अभी सिर्फ इसको एक बार पढ़ना है हमको। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इनका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्याप्त ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक का भाव का मतलब है यहाँ पे कि मतलब कंजूसी नहीं करी वहाँ पे कहीं पे भी, या फिर फिक्स है कि हाँ इतना ही करूँगा, मैं इससे ज़्यादा करूँगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं किया उसने। सन 72 यानी 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह है 1998 में प्रकाशित हुआ। शायद आप उस टाइम में पैदा हुए होंगे। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग क्रम तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। अब देखो, यहाँ से शुरू होता है आपका मेन पोर्शन। यहाँ पे आपको जो ये कविता है पतंग, उसके बारे में बताया जाएगा। उसमें क्या है, क्या करना है। मतलब क्या होता है ना, अगर कई सारी कविताओं के अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं, मतलब बोल कुछ रहा है, अर्थ कुछ निकल रहा है, तो वो यहाँ से पता लगता है आपको। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। कब प्रकाशित हुआ था? 1998 में जो प्रकाशित हुआ था उसमें से एक हिस्सा ले रखा है, जिसको बोला गया यहाँ पे पतंग। क्या बोला गया है? पतंग। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्ति करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पे आपको बच्चों के बारे में कुछ मिलेगा, शायद बच्चे पतंग उड़ाते होंगे। पतंग बच्चों की उमंग का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां सर्द ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का डर है, तो दूसरी ओर भय पर यानी डर पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर
भादो अंधेरे में मतलब के बाद सर्द जो है सर्दियां आती है उजाला की प्रतीक कर रहे हैं, की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बता दूं कि पूरी ऑलमोस्ट समरी इन्होंने बता दी है क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे जो है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सर्दी के मौसम के आने का, भादों के बाद। जब भादो चला जाता है उसके बाद में पतंग का जो है मतलब नॉर्मली अच्छी हवा, अच्छा मौसम हो जाता है, तो उस टाइम पे पतंग उड़ाने में अलग लेवल का मजा आता है। तो वही बात कर रहे हैं कि वो छतों पे पतंग उड़ा रहे होते हैं, कई बार वो नीचे भी गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद वो खुद पे खुद जो है संभल जाते हैं और फिर से उसी जो डर था उनका वो डर अब खत्म हो जाता है, क्योंकि बच गया भाई बंदा, तो क्या ही डर रहेगा कि छत पे से गिर गया और आपको चोट भी नहीं लगी, तो आपको डर रहेगा कि छत पे से गिर के चोट लगेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वही सीन है यहाँ पे भी। बीच में तो नहीं कुछ लिखा हुआ इन्होंने, चलो आधा पन्ना खाली छोड़ रखा है। अब देखते हैं अपनी कविता, बहुत ही प्यारी कविता है। कविता का नाम है हमारा पतंग, और थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इसको ताकि थोड़ा समझ आ जाए हमें देखने में। देखो ये है आपका प्यारा सा पतंग जो कि इन्होंने बना रखा है। पतंग वैसे देखा होगा आपने कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे व्याख्या इसकी, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। देखो एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे आपको मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेगा। अनुप्रास तो हर जगह मिलता है, सबको पता है वो चीज। भाषा, भाषा शैली भी जरूरी होती है। भाषा आप समझ जाओ बस कैसी है, क्या समझ में आ रही है आपको। देखो भाषा शैली पहचान करनी जरूरी होती है। काव्य सौंदर्य पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब हो सकता है इस कविता से आए, हो सकता है दूसरी से आए, लेकिन अगर आपको वो आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये तो हिंदी है, कुछ फर्क ही नहीं है इसमें, तो समझ जाओ वहां पे खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया। और वैसे भी जो मॉडर्न जो लेखक थे ना 1900 के बाद के ज़्यादातर लेखकों ने जो है खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। आपकी बुक में वही मिलेंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर पुराने सूरदास कबीरदास उनकी भाषा अलग थी, लेकिन हाँ इनकी भाषा खड़ी बोली ही मिलेगी बाकी कविताओं में आपको। अब जो है यहाँ पे समझना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग के नाम पे वर्ड है ना, मीनिंग है सेम ही है, हिंदी टू हिंदी है ये। सबसे तेज बौछारें गई, अब बौछारें गई मतलब जो बारिश होती है, बारिश का मौसम जो था वो चला गया है। जो तेज बारिश होती है ना, एक टाइम आता है जिसको यहाँ पे जो है चमासा बोला जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। भादो गया यानी कि भादो का जो महीना था वो चला गया है, अभी सवेरा हुआ, अब सवेरा हो गया। देखो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे, अभी स्क्रॉल नहीं करूँगा मैं, टाइम वेस्ट होगा। अब जो है ना थोड़ी देर पहले हम जीवन परीक्षा जब पढ़ रहे थे उसमें हमने लास्ट में देखा था सवेरे का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्दी ऋतु का आगमन, उसको सवेरा बोला गया है, ठीक है। वो सुबह वाला सवेरा नहीं है यहाँ पे मतलब सीजन बदलने का सवेरा है कुछ। तो अब देखते हैं, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी कि जैसे खरगोश की आंखें होती है लाल लाल, वैसा ही सवेरा होने लग गया है। सर्द आया मतलब देखो क्या होता है, बारिश का जब मौसम होता है बादल काले होते हैं, मतलब घनघोर बादल छाए रहते हैं, तो वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता आपको। लेकिन अब जो है वो मौसम चला गया, वो जो बौछारें थी वो चली गई हैं, तो अब क्या होगा, अब सवेरा होना स्टार्ट हो गया है। खरगोश की आंखों के जैसा जो है लाल लाल सवेरा, जैसे खरगोश की आंखें होती है बिल्कुल लाल लाल, तो वैसा ही सवेरा जो है आपको दिखाई पड़ेगा। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अब जो है सर्द आया, सर्द तो समझते हो ना, सर्दी ऋतु, ठंडी आ गई, मतलब रजाई कंबल ओढ़ने पड़ेंगे। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब देखो मानवीयकरण अलंकार जिसको पता है ना वो बिल्कुल झटके से पहचान लेगा कि यहाँ पे मानवीयकरण है, यानी कि एक सर्दी एक ऋतु है, नॉन लिविंग थिंग है और वो साइकिल चला रही है, मतलब मानवीयकरण अलंकार यहाँ पे देखने को मिलता है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। आपको कुछ हिडन तो है ही नहीं। देखो अभी यहाँ पे समझ ही रहे हो आप, सर्द आया पुलों को पार करते हुए, सर्दी ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए आ चली है यहाँ पे, और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हो। अपनी साइकिल जो है वो बिल्कुल तेजी से, मतलब वो जो ठंडी का ऋतु है मौसम है वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए आ रहा है। किस पे आ रहा है, साइकिल पे आ रहा है, बहुत ही तेजी से चमकीली साइकिल पे आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और साथ में क्या बजा रहा है, घंटी, ट्रिंग 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 ट्रिंग, घंटी बजाते हुए आ रहा है वो, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और चमकीले जो मतलब एक सुनहरा सा मौसम होता है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि चमकीले इशारों से वो बहुत ही खूबसूरत जो है दिखा दिखा के बुला रहा है। किसको बुला रहा है,
पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यानी कि मौसम जो है, अब बारिश का मौसम था तो बारिश होती रहती थी, पतंग फट जाएगा आपका, तो इस वजह से जो है उस टाइम पे तो उड़ाते नहीं है। उसके बाद में अब मौसम बिल्कुल साफ सुथरा हो गया और सर्दी जो है आ रही है, बच्चों को बुला रही है कि सर्दी आ रही है, तो उससे पहले बच्चों के जो झुंड है वो पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों को वो घंटे बजा बजा के, इशारे दिखा दिखा के बुला रहा है कि उड़ाओ तुम पतंग। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश यानी आसमान को इतना मुलायम, मतलब इतना खूबसूरत कोमल बनाते हुए कि वो जो हल्की सी पतंग होती है वो बहुत ही आसानी से आसमान में उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, कहाँ भाग गई है रंगीन चीज, ये लो हम सेंटर में ले लेते हैं, अब कहीं नहीं भागेंगे अक्सर। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की अपनी की इतनी नाजुक दुनिया। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे पतंग की विशेषताएं बताई जा रही है कि पतंग जो है हल्की है, रंगीन है और कागज की बनी हुई है। तो उसी को बता रहे हैं कि वो इतनी हल्की और वो रंग बिरंगी कागज से जो बनी हुई वो पतंग है वो उड़ सके, उसके लिए जो है मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है, सुनहरा मौसम हो गया है। सर्दी बुला रही है कि बच्चों आओ उड़ाओ पतंग को, मजे लो, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, मजा आएगा उड़ाने में। बांस की सबसे पतली कमानी, जिसके अंदर जो है बांस की बिल्कुल पतली सी वो होती है ना, सींग जैसी, मतलब बिल्कुल, आपने देखा यार, पतंग देखा है, समझ जाओ बस। तो वो जो पतली सी कमानी है वहां पे उसमें मोड़ के लगाते हैं ना, तो डंडी सी पतली पतली बांस की, तो उसको बोल रहा है ये कि वो बांस की पतली सी कमानी वो भी हवा में उड़ सके, उसके लिए जो है बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है। और उसके बाद बताता है लेखक कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। उस टाइम पे आपने नोटिस किया हो तो तितलियां जो है, मतलब फूलों का टाइम होता है, फूल आते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं वैसे ज्यादातर में, लेकिन जो है कुछ पौधों पे फूल या फल आते हैं, उस टाइम पे तितलियां भी देखने को मिलेंगी आपको। और जो बच्चे हैं वो सीटियां बजाते हैं, पतंग उड़ रहे हैं, बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है बच्चे, तो वो पतंग के कंपटीशन हो रहे होंगे शायद, उस पर सीटियां बजा रहे हैं, किलकारियां गूंज रही हैं, तो उसी दृश्य का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अब देखते हैं अगला, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। क्या लाते हैं? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। देखो अभी यहाँ पे बहुत ही आसान है, यहाँ पे हमने पिछले वाले पहरे में किसके बारे में पढ़ा कि सर्दी आने वाली है, बारिश का मौसम चला गया है और बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग की कुछ विशेषताएं जानी। अब जो बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग यार, उनकी तो विशेषताएं समझ लो आप। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पे कपास का मतलब, कपास क्या होता है? रुई जो होती है वो समझ लो आप। तो रुई जो है बिल्कुल मुलायम होती है, तो यहाँ पे जो कपास है ना उसका मतलब है कोमल, मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे जो है जन्म के साथ ही वो हमें प्यारे लगते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं खूबसूरत होते हैं, प्यारे होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी तो पता ही क्या है, वो घूमती हुई आ रही है उनके पैरों के पास आ रही है, यानी कि उन्होंने अब चलना सीख रहे हैं। उनके पैरों पे जो है जमीन, पैरों पे नहीं, पैर जो है जमीन पे टिकने लग गए हैं, वो चलना स्टार्ट हो गए हैं अभी। जब वे दौड़ते हैं, अब वो बड़े हो जाते हैं, जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी कि वो छतों पर जो है ऐसे ही भाग रहे होते हैं, समझ रहे हो ना क्यों भाग रहे हैं, वो पतंग उड़ा रहे हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब जो है जो दिशाएं हैं उसको किसकी तरह बजाते हुए? मृदंग। मृदंग होता है नगाड़ा जो होते हैं ना, वो ढोल से पीटते हैं बड़े बड़े, तो उसको मृदंग बोला जाता है। दिशाओं को, यानी कि उनको कुछ मतलब नहीं है कौन सी दिशा में है, सब चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, बस उड़ जा रहे, पतंग उड़ जा, होता है ना जैसे, मतलब बच्चे आपने कभी नोटिस किया हो तो क्या होता है जब पतंग नहीं उड़ता, एक छत है आपके पास में, लिमिटेड एरिया है और आपको पतंग उड़ानी है, हवा कम चल रही है, तो क्या करोगे आप? गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दोगे। वही कर रहा है कि वो दिशाओं को मृदंग चारों तरफ घूमे जा रहा है कि पतंग उड़ जाए बस, ये कैसे भी करके, और उस छत पर वो दौड़ रहा है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। उसके बाद में क्या होता है, आपने एक मौसम, मतलब एक इंजॉयमेंट के लिए एक चीज और देखी होगी, झूला डालना जो है, झूला झूलते हैं। गांव में तो होता है, शहरों का मेरे को नहीं पता, शहरों में करते हैं नहीं करना है। तो जो पेंग भरना,
यहाँ पे पेंग भरते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, झूला डालते हैं पेड़ों के ऊपर और वो झूलते हैं। तो डाल की तरह लचीले वेग, वेग होती है वायु, हवा जो है कि अक्सर, तो हवा में वो झूलते रहते हैं, मजा आता है, बहुत ही मस्ती भरा माहौल हो जाता है वहां पे। और ये कहाँ ले गए, अब फिर से इधर आ जाओ तुम, इतना लंबा क्यों लिख रखा है, ये आ गया सेंटर में। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं उनके अपने रंध्रों के सहारे। देखो छतों के खतरनाक किनारे, अब जो छत है उनके ऊपर बाउंड्री नहीं बनी हुई है, उनके जो किनारे हैं वो खतरनाक है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। अब कोई चीज है जो उन्हें गिरने से बचा रही है, कहाँ गिरने से, छत के किनारे से नीचे गिरने से बचा रही है ताकि उसको चोट ना लगे। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, वो क्या है, उनके शरीर का रोमांचित, वो खुश हैं, एक्साइटेड है कि हम पतंग उड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो वो जो संगीत है वो उन्हें बचा रहा है। लेकिन वो अकेला नहीं है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। जो पतंग ऊपर उड़ रहे हैं जिसको वो देख रहे हैं उड़ाते हुए, तो वो उनको थाम लेती है, वो रोक लेती है उनको महज एक धागे के सहारे। वो एक जो धागा है वो उनको मतलब सहारा देता है, वो गिरने से उनको बचा लेता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे लाइन का भाव बहुत ही मजेदार है कि बच्चे जब पतंग उड़ रहा होता है तो उसको देख के बहुत खुश होते हैं और वो भी सोच रहे होते हैं, मन में ख्याल आ रहे होते हैं कि हम भी उसके साथ, बहुत मजे है तो हम भी उसके साथ साथ उड़ रहे हैं, मतलब ये फीलिंग ले लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है, खूबसूरत मौसम है। अगर आपने कभी पतंग उड़ाया हो तो आपको फीलिंग का पता लग जाएगा, अगर नहीं उड़ाया तो क्या ही कर सकते हैं भाई। अब वो मैं नहीं उड़ा सकता अभी आपके लिए, आप जाओ खेत में जाओ कहीं पे, अगर आप गांव से हो तो उड़ा के देखो, मजा आएगा। अपने रंध्रों के सहारे, तो अपने जो है किसके सहारे, रंध्रों के सहारे। ये रंध्रे क्या होते हैं, रंध्रे होते हैं छिद्रों के सहारे, यानी कि जो छेद है पतंग में, पतंग में छेद कैसे हो जाएंगे, ये इस लाइन में थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, यहाँ पे फीलिंग कुछ गड़बड़ा रही है। अपने रंध्रों के सहारे, मतलब रंध्र तो सुराख या छिद्र होते हैं, तो अपने छिद्रों के सहारे, छेदों के सहारे जो है वो पतंग को उड़ा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। जहां तक भी ऐसा कुछ है कि जो मतलब सांस ले रहे हैं वो साथ के साथ ऐसा कुछ होगा यहाँ पे भाव, पक्का नहीं कह सकता मैं, कुछ ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है इस लाइन की, बट यहाँ पे जो है मेन भाव यहीं तक आ रहा है इसका, इसके ये लाइन थोड़ी अनरिलेटेबल सी है। चलो आगे चलते हैं हम अगले वाली लाइन पे। अगर आपको पता है तो जरूर से बता देना कमेंट्स में, क्योंकि कई बार क्या होता है समझ नहीं पाते यार भाव को। अब देखो, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी कि अगर वो धागा जो उनको सहारा दे रहा था, अगर वो नहीं बचा पाता, वो नीचे गिर जाते हैं, छत के खतरनाक जो किनारे हैं वहां से नीचे गिर जाते हैं और फिर भी बच जाते हैं, चोट नहीं लगी, बच गए वो, तो वो जो है और भी ज्यादा निडर हो जाते हैं और उस सुनहरे सूरज के सामने फिर से आते हैं, यानी पतंग उड़ाने के लिए फिर से वो ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर से पृथ्वी जो है बहुत ही तेज गति से घूमती हुई आती है। कहाँ पे आती है, उनके बेचैन पैरों के पास में, यानी कि वो जो है अब लड़खड़ा नहीं रहे हैं, बहुत ही स्पीड में भाग रहे हैं, भी कुछ फर्क उनको नहीं पड़ा। ऐसा कुछ यहाँ पे भाव आपको मिलेगा कि मतलब अगर गिर गया, चोट लग गई तो वो जो जमीन से ऊपर बेड पे फैल जाएगा, नहीं तो अगर वो बच गया तो वो क्या करेगा, वो फिर से ऊपर जाएगा, पतंग उड़ाएगा, भागता दौड़ता फिरेगा। तो उस भाव का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि पृथ्वी जो है तेज गति से घूमती हुई आ रही है उसके बेचैन पैरों के पास में, यानी कि वो भी दौड़ भाग सही से रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत उसको नहीं हुई, और वो क्या हो गया, अब और भी ज्यादा निडर हो गया है। तो इसके बाद में खत्म हो गया आपका अभ्यास के प्रश्न उत्तर अलग से करेंगे हम, ठीक है। तो आई होप आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी, आसान सी व्याख्या थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, व्याख्या में हिंदी थी ऑलमोस्ट। अब जो है करते हैं वीडियो खत्म इसके, हाँ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है इस बुक के कंप्लीट के, व्याख्या वाले और बिना व्याख्या वाले पार्ट जितने भी हैं, कविताएं, सब कुछ जो है MCQs, अभ्यास के प्रश्न सबकी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में एक बार खोल के देख लेना। कुछ एक नहीं बनी होंगी, बट हाँ मैं लगातार बनाते जा रहा हूँ उनको वीडियोस को, तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से चेक कर लेना। उसके अलावा जो है व्याख्या अगर आपको पढ़नी है तो व्याख्या का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके पढ़ लेना, लिखा हुआ है व्याख्या, सब कुछ लिखी हुई है, तो वहाँ पे जाके आराम से पढ़ सकते हो। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की
सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको भी दबा लेना ताकि कोई अपडेट अगर मैं आपको दूँ तो आपसे छूटने ना पाए।